तो देखिए उस दिन हम लोग 2016 का क्वेश्चन बैंक का हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस दिन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक शायद पढ़ लिए थे, 11 नंबर तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा पुराणों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये 4 प्रश्न, वेद की संख्या, वेदांग की संख्या, पुराण की संख्या और उपनिषद की संख्या। तो देखिए हम लिखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पुराणों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम सब पुराणों की संख्या लिख देते हैं। पहले वेदों की संख्या, देखिए वेद की संख्या, वेद की संख्या कितनी है 4। वेद की संख्या हो जाएगा 4। वेदांग पूछेगा, वेदांग, तो वेदांग कितने हैं 6। कहेगा पुराण, तो पुराण कितने हैं 18। उपनिषद, तो उपनिषद कितने हो जाएंगे 108। तो देखिए ये चारों में से हर हाल में आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक नंबर में रहता ही है और सबसे ज्यादा रहता है पुराणों की संख्या। तो ये पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है 18, यानी पुराणों की संख्या कितनी है 18। याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। कहेगा वेद की संख्या, तो वेद की संख्या कितना 4। याद रखिएगा वेद की संख्या 4 है, पुराण की संख्या 18। कहेगा वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या कौन है, तो वेदांग की संख्या 6 है। तो 6 वेदांग कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। और कहेगा वेद कौन कौन है, तो सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद कौन है ऋग्वेद। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। उसके बाद पुराण की संख्या कितनी है 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। और कहेगा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में। याद रखिएगा लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वह कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में। किस पुराण में, मत्स्य पुराण में। और उपनिषद की संख्या कितनी है 8। और कहेगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उपनिषद क्या है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। और कहेगा सबसे छोटा उपनिषद, तो याद रखिएगा सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। कौन, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद नहीं, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो कौन है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद नहीं है, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। कौन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। और मुंडक उपनिषद से जो लिया गया है वह भारत का आदर्श वाक्य। तो भारत का आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। याद रखिएगा। और वेद की संख्या कितनी है 4, वेदांग की संख्या 6। याद रखिएगा वेदांग की संख्या कितनी है 6। उसके बाद कहेगा पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या कितनी 108। उपनिषद की संख्या 108। तो वही कहता है ये 12 नंबर क्वेश्चन पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है 18, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 12 का सही आंसर याद रखिएगा, 12 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बी। 12 का सही आंसर बी। याद रखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है 18 नंबर 18 होगा, पुराणों की संख्या 18, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुर्तगाल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मोरक्को, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिस्र, और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है फ्रांस। तो सबसे पहले पुर्तगाल, ऑप्शन ए में क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर ए में दिया हुआ है क्या, ए में जो दिया हुआ है पुर्तगाल, ए में क्या है पुर्तगाल, बी में क्या है, बी में मोरक्को, मोरक्को याद रखिएगा मोरक्को, और सी में है मिस्र, मिस्र, और डी में क्या है फ्रांस, फ्रांस। देखिए तो सबसे पहले पुर्तगाल, तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो कहाँ है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। सबसे एक क्वेश्चन बताएंगे पुर्तगाल की राजधानी क्या है लिस्बन। उसके बाद मोरक्को की राजधानी क्या है रबात, मोरक्को की राजधानी रबात। मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा, काहिरा। उसके बाद फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस, देखिए पेरिस। तो देखिए कहता है इब्न बतूता किस देश का था, तो पुर्तगाल ऑप्शन में दिया हुआ था। पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है, लिस्बन यहाँ पर कहिएगा दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। दास व्यापार का आपसे पूछेगा, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था, बड़ा केंद्र। दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में।
दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र आपसे पूछेगा कहाँ था, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। कहाँ? लिस्बन में। और लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी। दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ? लिस्बन, याद रखेगा। उसके बाद है मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। और इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का था। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कहता इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का। और मोरक्को जो है वो अफ्रीका में है, अफ्रीका महादेश में है। और इसी मोरक्को का था कौन? इब्न बतूता। याद रखेगा, इब्न बतूता मोरक्को का था। उसके बाद है मिस्र। तो ये मिस्र जो है, याद रखेगा, मिस्र का जो क्या है, स्वेज नहर पर एकाधिकार किस देश का है? स्वेज नहर का एकाधिकार। स्वेज नहर पर, स्वेज नहर, स्वेज नहर पर एकाधिकार, स्वेज नहर पर एकाधिकार, स्वेज नहर पर एकाधिकार है किस देश का? मिस्र का। मिस्र का स्वेज नहर पर एकाधिकार किस देश का है? मिस्र का। याद रखेगा, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और स्वेज नहर पर एकाधिकार किस देश का है? मिस्र का। और स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था? 1869 में। कब? 1869 में। ठीक है, याद रखेगा, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोला गया था 1869 में। और स्वेज नहर पर जो एकाधिकार है वो किसका है? मिस्र का। याद रखेगा, मिस्र का। स्वेज नहर पर एकाधिकार है किसका? मिस्र का। उसके बाद है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और याद रखेगा, दुनिया की जो सबसे महंगी शराब है वह क्या मिलता है? पेरिस में। दुनिया की सबसे महंगी शराब किस देश के राजधानी में मिलता है? फ्रांस में। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया की सबसे महंगी शराब मिलता है। दुनिया की सबसे महंगी शराब क्या मिलता है? पेरिस में। याद रखेगा, पेरिस में। और स्वेज नहर पर एकाधिकार किस देश का है? मिस्र का। उसके बाद मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। और इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का। अब क्लियर हुआ? इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का। और इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1342 ईस्वी तक। और कहेगा इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। याद रखेगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक ना। और दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया दिल्ली से दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा। क्या कहता है? इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और कहेगा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वह क्या है? किताब उर रेहला। क्या? किताब उर रेहला। और ये 1333 ईस्वी में भारत आया, 1342 में चला गया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक था, तुगलक वंश का। ठीक ना। और कहेगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल तो 1325 से 1351। याद रखेगा। ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। याद रखेगा, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक ना। याद रखेगा। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी में रजिया। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। बी में क्या दिया हुआ है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद सी में क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। डी में क्या है? रजिया। तो देखिए इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था ना, इल्तुतमिश वो कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था एवं इसका गुलाम था इल्तुतमिश। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कौन पूर्ण करवाया? तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का फाउंडर।
खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेगा, कुतुब मीनार का कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। देखिए और इधर है रजिया। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला, यहाँ नहीं बुझाएगा, एकमात्र शासिका। देखिए क्या कहता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, साथ साथ इसका दामाद भी था। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण करवाया था। कहेगा कुतुब मीनार का कार्य कौन पूर्ण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य कौन पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कौन करवाया? इल्तुतमिश। और ये है जलालुद्दीन खिलजी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो है खिलजी वंश का फाउंडर था, यानी खिलजी वंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। याद रखेगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एवं कहेगा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कौन करवाया था? ये इल्तुतमिश पूर्ण करवाया। और शुरू कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य वो क्या कहते हैं, शुरू कौन करवाया था, यानी निर्माण कार्य प्रारंभ कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण कौन करवाया? इसका दामाद इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, जबकि ये शुरू कराया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इधर है रजिया। तो रजिया कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया। कहेगा दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन? रजिया। याद रखेगा, रजिया कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन? रजिया। और ये रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। और आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। याद रखेगा। और कहेगा दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान। तो रजिया कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का फाउंडर था, साथ साथ दिल्ली सल्तनत का फाउंडर। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्ण कौन करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कौन करवाया? इल्तुतमिश। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक। याद रखेगा। और आपसे तो ये भी पूछा जाएगा ना, कुतुब मीनार का निर्माण अवधि कब से कब तक है? तो याद रखेगा, कुतुब मीनार का निर्माण अवधि कब से कब तक है? कुतुब मीनार का निर्माण अवधि याद रखेगा 1199 एडी से क्या हो जाएगा? 1199 एडी से 1220 एडी। याद रखेगा, 1199 से 1220 एडी तक कुतुब मीनार का निर्माण अवधि है। कब से कब तक? 1199 से 1220 ईस्वी तक। और कहेगा ये कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार, इसको यूनेस्को के विरासत सूची में, ये बार बार पूछा जाता है, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को के विरासत सूची में, यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया कब? याद रखेगा 1993 में। कब? 1993 में। याद रखेगा। कहेगा जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण अवधि कब से कब तक है? 1199 से 1220 ईस्वी तक। 1199 से 1220 ईस्वी तक किसका निर्माण अवधि है? कुतुब मीनार का। याद रखेगा, कुतुब मीनार का निर्माण काल कब से कब तक है? 1199 से 1220, यानी कुतुब मीनार को बनने में जो टाइम लगा था वो 1199 से लेकर 1220 ईस्वी तक। याद रखेगा। तो कितना हो जाएगा? लगभग 21 साल। तो ये 21 साल में कुतुब मीनार
बनकर तैयार हुआ था। और कहेगा कुतुब मीनार को यूनेस्को के विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो याद रखेगा वर्ष 1993 में। कब? वर्ष 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब? 1993 में। और कुतुब मीनार का नींव कौन डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्य पूर्ण कर करवाया उसका दामाद इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। और क्या कुतुब मीनार का जो मरम्मत कौन करवाया था? कुतुब मीनार का मरम्मत कौन करवाया? याद रखेगा कुतुब मीनार का जो मरम्मत करवाया था वो कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। याद रखेगा कुतुब मीनार का जो मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? निर्माण शुरू किया या कह रहा है शुरू किया, तो लिखे शुरू करवाया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखें कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए 14 नंबर तक क्लियर हुआ, उसके बाद हम लोग 15 से पढ़ेंगे। अब देखिए 14 नंबर क्लियर हो गया ना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है 15वां। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? यानी उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो किसने किया? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले ये जानिए भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ से? दक्षिण भारत से। याद रखेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ था। और कहेगा किसके द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो अलवार नयनार संतों द्वारा। किसके द्वारा? अलवार नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और कहेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से। लेकिन दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत जो लाया था, कौन लाया था? रामानंद। याद रखिएगा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया? रामानंद। तो वही कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? रामानंद हो जाएगा सही आंसर। तो पहले इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? रामानंद। रामानंद। बी में क्या है? कबीर। बी में क्या है? कबीर। सी में क्या है? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। याद रखेगा चैतन्य महाप्रभु। याद रखेंगे चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद डी में क्या है? नानक। नानक। तो देखिए ये रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया? रामानंद। याद रखेगा। इधर कबीर है तो कबीर के उपदेश का बीजक में बीजक बीजक में उपदेश है कबीर के। इसको याद रखेगा कबीर के उपदेश कहाँ मिलते हैं? बीजक में। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत। बंगाल के आपसे पूछेगा बंगाल के प्रसिद्ध संत। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे कौन? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रसिद्ध संत। उसके बाद है नानक सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक। देखिए क्या कह रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ कौन किया? रामानंद। याद रखेगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो कौन किया था? रामानंद। ठीक है, याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। कबीर। तो कबीर के जो उपदेशों का संग्रह है वो कहाँ है? आपसे ये पूछा जाएगा बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो याद रखेगा बीजक में जो किसके उपदेश संग्रहित है तो वो हो जाएगा कबीर के। किसके? कबीर के। याद रखेगा कहेगा बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के। यानी कबीर के उपदेशों का संग्रह वो कहाँ है? बीजक में। ठीक है, याद रखेगा बीजक। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु। तो आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, यानी बंगाल के प्रमुख संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रमुख संत यानी प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। याद रखिएगा बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे। उसके बाद सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। और इनका जन्म स्थान बार बार पूछा जाता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक का। गुरु नानक का जो जन्म स्थान है क्या? तलवंडी में।
और तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। और ये सिख धर्म के फाउंडर है, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और कहेगा सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और कहेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और कहेगा सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु, याद रखेगा। और सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो हो जाएगा रामानंद। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अकबर, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है जहांगीर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है औरंगजेब, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है शाहजहां। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है? अकबर। अकबर। बी में क्या है? जहांगीर। जहांगीर। सी में क्या है? शाहजहां। औरंगजेब है। सी में औरंगजेब। औरंगजेब। और डी में क्या है? शाहजहां। शाहजहां। तो देखिए क्या कहता है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। तो आपसे ये भी तो पूछा जाएगा कैप्टन हॉकिंस जो आया था कब आया था? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और कैप्टन हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक भारत रहा। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस कब से कब तक रहा? 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1608 से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर ने इग्लिस खां की उपाधि किसे दिया था? इग्लिस खां, इंग्लिश खा ना, इग्लिस खां। इग्लिस खां, याद रखिएगा इग्लिस खां। ये कह रहा है इग्लिस खां। इग्लिस खां, इंग्लिश नहीं, इग्लिस खां। जहांगीर ने इग्लिस खां की उपाधि किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस को। इग्लिस खां की उपाधि, इग्लिस खां की उपाधि, इग्लिस खां की उपाधि किसने दी? किसको दिया था? कैप्टन हॉकिंस को। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस कौन था? विदेशी यात्री था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कब आया? 1608 में। कब आया? 1608 में। कब से कब तक रहा? 1608 से 1611 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने इग्लिस खां की उपाधि, इग्लिस खां, ये पूछा जाता है जहांगीर ने इग्लिस खां की उपाधि किसको दिया? कैप्टन हॉकिंस को। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। याद रखिएगा जहांगीर ने जो इग्लिस खां की उपाधि दिया था कैप्टन हॉकिंस को दिया था। ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर ने इग्लिस खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दिया था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है अकबर। तो अकबर को क्या कहा जाता है? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, याद रखिएगा मुगल वंश का वास्तविक, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। जहांगीर, और याद रखिएगा अकबर को क्या कहा जाता है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर का पूरा नाम है। और क्या कहेगा इसके बचपन का नाम? तो याद रखिएगा इसके बचपन का नाम क्या था? जलाल। क्या? जलाल। कहेगा जलाल। कहेगा अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। याद रखिएगा जलाल। जलाल कौन था? अकबर। जलाल किसको कहा जाता था? अकबर को। अकबर का जो बचपन का नाम था वो क्या था? जलाल। और कहेगा अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किसको कहा जाता? अकबर का। अकबर का पूरा नाम था किसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर का पूरा नाम था। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर। अब है जहांगीर, तो जहांगीर को क्या कहा जाता? सलीम। क्या? सलीम। जहांगीर को सलीम, औरंगजेब को आलमगीर, आलमगीर और जिंदा पीर, आलमगीर और जिंदा पीर। उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुर्रम। याद रखिएगा खुर्रम।
क्या कहा जाता है? खुर्रम। खुर्रम याद रखेगा। कहेगा आलमगीर एवं जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? आलमगीर एवं जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को? औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर एवं जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को। और सलीम किसे कहा जाता है? जहांगीर को। जहांगीर को सलीम कहा जाता है। जलालुद्दीन अकबर को। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल। ये तीन को ऊपर से याद रखेगा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हम यहाँ लिख देते हैं बाबर। हम तीनों, ये तीनों पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो बाबर। सबसे पहले बाबर, अद्दू में हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं, और तीन में क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर। ये तीनों इंपोर्टेंट है। देखिए बाबर, तो बाबर को क्या कहा जाता है? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर किसको कहा जाता है? बाबर को। उसके बाद हुमायूं। हुमायूं को क्या कहा जाता है? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये पूरा नाम है इसका, ये पूछा जाता है। उसके बाद अकबर। अकबर को क्या कहा जाता है? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए ये तीन वो मुगल बादशाह जो ऊपर से है उसको याद रखेगा। बाबर, तो कहेगा बाबर को क्या, पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन। नसीरुद्दीन किसको? हुमायूं को। नसीरुद्दीन हुमायूं को। जलालुद्दीन या जलाल अकबर को। जलालुद्दीन या जलाल अकबर को कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछता है आलमगीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो औरंगजेब का। औरंगजेब का पूरा नाम पूछता है नहीं, तो आपसे ऐसा ही पूछेगा जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो क्या कहिएगा? बाबर को। जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? बाबर को। और कहेगा नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहेगा? नसीरुद्दीन। कहेगा नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? हुमायूं को। याद रखेगा, नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? हुमायूं को। और जलालुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? अकबर को। याद रखेगा, जलालुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? अकबर को। या जलाल किसको कहा जाता है? अकबर को। या जलालुद्दीन अकबर को। नसीरुद्दीन हुमायूं को। जहीरुद्दीन बाबर को। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, याद रखेगा। और आलमगीर और जिंदा पीर, ये तो बार बार पूछा जाता है कि आलमगीर, आलमगीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। किसको? आलमगीर एवं जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? औरंगजेब को। शाहजहां का क्या था? शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम किसको कहा जाता है? शाहजहां को। याद रखेगा। ठीक है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, और 1608 ईस्वी में आया था। 1611 ईस्वी में चला गया। इंग्लिश खाकी उपाधि किसको दिया गया था? तो कैप्टन हॉकिंस को। किसने दिया था? जहांगीर ने। याद रखेगा। तो 16 का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए